हरियाणा के राज्यसभा सेवानिवृत्त जनरल डीपी वत्स ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बुक लिखी है, उसका नाम परीक्षा वीर है। यह पुस्तक छात्रों व अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने कहा कि मैंने उस बुक को पढ़ा, वह हर इंसान के सार्थक है। उन्होंने कहा 34 टिप्स दिए गए हैं, जिसमें 28 मंत्र छात्रों के लिए तथा 6 टिप्स अभिभावकों व टीचरों के लिए है। उन्होंने कहा कि इसमें काफी प्रैक्टिकल मंत्र दिए हैं। मेन यही है कि परीक्षा के दौरान दबाव में न आए, मनोरंजन व स्वस्थ खेल व योग का रिकमेंड किया है। डीपी वत्स ने कहा कि प्रोजेक्ट में सचिन का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा लक्ष्मीबाई, विवेकानंद सहित अन्य जानकारी है, जिसमें नरेंद्र मोदी का अपने 34 मंत्र दिए हैं। सांसद वत्स ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान स्कूलों के लिए जिम, गाँव में जिम, स्कूलों में कमरे बनवाए हैं, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के लिए जिमे दिए हैं, स्कूलों में वाटर कूलर दिए हैं, मल्टीपर्पज 5000 लीटर के 400 कंटर गांव सिरसा, जिंद, हिसार में बंटवाए हैं। उन्होंने कहा सोलर के सेट भी लगवाए गए हैं। स्टॉप स्वच्छता, हेल्थ, शहीद स्मारक, गलियों, पक्की खेती में बिजली, स्पोर्ट्स ग्राउंड में लाइट, फॉगिंग मशीन दी है। राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने कहा कि चाइना ने हमारे एरिया भी दबा रखा है। चाइना के कारण अन्य देश फिलीपींस, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया व चाइना अपना दबाव बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इंडिया का अग्रेसिव डिफेंस रहेगा। हमारे पर गलत इरादे रखता तो दुश्मन के इरादों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के मामले में केंद्रीय खेल मंत्री को मेरी तरफ से पत्र लिखा गया है। सर ये बताएं कि जो एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बुक लिखी है, तो वो क्या उसके अंदर टिप्स दिए हैं स्टूडेंट्स को? मैं तो उस बुक को पढ़ा है। उसका नाम है परीक्षा वीर। वो स्टूडेंट्स नहीं, वो हर एक इंसान के लिए बहुत सार्थक है। वो ये मंत्र बताती है, 34 मंत्र हैं, जिनमें 28 स्टूडेंट्स के लिए और 6 पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। वो एक अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत या व्यक्तित्व का सार्थक और कम्प्रीहेंसिव और ऑप्टिमम विकास जो करे इंसान, और विकास करके वो समाज के लिए, देश के लिए उपयुक्त हो विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी उनका दृष्टिकोण भी पॉजिटिव हो, उसके लिए टिप्स दी हैं। और बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स यानी बड़े प्रैक्टिकल मंत्र बताए हैं, जो रोज़ाना हमारे साथ लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका मेन तो यही है कि एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि दिस इज़ नॉट दी एंड। ये तो उस एग्ज़ाम के लिए की हुई तैयारी का ही इम्तिहान है। लाइफ बहुत उपयुक्त है और बहुत अभी बाकी है। दूसरी बात, उन्होंने मनोरंजन पे भी रिकमेंड किया है, स्वस्थ होने के लिए भी रिकमेंड किया है, एक्सरसाइज, खेल, चाहे फुटबॉल हो चाहे कबड्डी हो, योगा को भी रिकमेंड किया है कि हाउ टू कीप फिट। साथ में उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं खुद के लिए भी, कि उनके लिए APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, वो अखबार बेच के अपने परिवार का गुजारा करते थे। इसी तरह प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए भी कहा है कि सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया है कि भाई वो पिछली बाल के बारे में नहीं सोचते थे, न आगे आने वाली, जो प्रेजेंट में रहो, जो बाल आ रही है उन पे, उसके बारे में सोचते थे और इस तरह से सेंचुरीज लगाते थे। इसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र भी किया है। इसी तरह महान लोगों का, विवेकानंद जी का भी जिक्र किया है। तो मैं कहता हूँ कि एक कम्प्रीहेंसिव पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी के लिए वो बार बार पढ़ने के काबिल बुक है, जिसमें मोदी जी का अपना एक्सपीरियंस है, अपना तजर्बा है। और वो 34 जो मंत्र बताए हैं
वो बार बार पढ़ने के काबिल हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि अभ्यास के बारे में कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होके जाए, यहाँ तक कहा है कि पूरा पेपर पढ़े, ध्यान से पढ़ें, फिर एक सवाल को जो अलॉटेड टाइम है वही दें अगर आपको ज़्यादा भी अच्छा आता है, क्योंकि बाकी सवालों के भी नंबर बराबर ही होते हैं। कैसे पेपर को पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और मार्किंग कहाँ लगेगी, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डायग्राम से प्रेजेंट करना है, ये इस तरह की गाइडलाइंस उसमें 34 मंत्रों में दी हैं। क्या खाना है, नींद कितनी ज़रूरी है और योगा कितने ज़रूरी हैं, एंटरटेनमेंट कितना ज़रूरी है, सैर सपाटा कितना ज़रूरी है, पूरे देश का भ्रमण करना कितना ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति उसके कल्चर का आदर करना, विभिन्न स्टेट्स का, विभिन्न स्टेट्स में घूमना, फिर अपना रोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना और ऊंचा लक्ष्य रखना, और उस लक्ष्य के लिए फिर आपको अभ्यास और मेहनत करना, और लक्ष्य ना मिले तो हतोत्साहित नहीं होना। इन सब बातों के बारे में उन्होंने अपना अनुभव और अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पुस्तक पूरे देश में हर एक इंसान के पास अपनी एक पर्सनल कॉपी होनी चाहिए, ताकि वो बार बार पढ़ सके, डिप्रेशन में ना जाए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, एक रोल मॉडल दृष्टिकोण को साथ लेके अपने व्यक्तित्व का विकास करे, जो समाज के लिए और देश के लिए और दुनिया के लिए लाभदायक हो। अच्छा सर, ये बताइए, आप राज्यसभा हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपने अभी तक क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, आगे क्या योजना है जो हरियाणा के विकास में आप अपना कितना योगदान देंगे एक राज्यसभा सांसद होने के नाते? देखो, मेरा एक तो आप बात करें मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लैड्स, वो मैं अभी CEO जिला परिषद के ऑफिस से आ रहा हूँ। मेरा पूरे का पूरा MP लैड्स वो इस्तेमाल हो चुका है। आगे जो किस्तें आएंगी उनको भी बिफोर रिटायरमेंट मैं सार्थक कार्यों में ईमानदारी से लगा के रिटायर होऊंगा। जो मैंने स्कूलों के लिए जिम दिए हैं, गांव में जिम दिए हैं, ताकि बच्चे तंदुरुस्त हो सकें, खिलाड़ी पैदा हो सकें। मैंने स्कूलों में रूम्स भी बनवाए हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनवाए हैं, कॉलेजेस के लिए भी जिम दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जिम दिए हैं। इसी तरह मैंने वाटर कूलर्स दिए हैं स्कूलों के लिए। इसी तरह मल्टीपर्पज़ वाटर टैंकर्स 5000 लीटर्स कैपेसिटी के करीब 400 टैंकर्स गांव में बंटवाए हैं। खासकर सरसा ज़िले के, फतेहाबाद ज़िले के, हिसार ज़िले के और भिवानी ज़िले के और जींद ज़िले के उन गांव में जहां नीचे का पानी खारा है और पानी की कमी है। मल्टीपर्पज़ मैं टैंकर को इसलिए कहता हूं कि ये पेड़ पौधों में पानी डालने से लेके पशुओं का पानी, इंसानों का पीने का पानी, नहाने का पानी सप्लाई करने से लेके शादी ब्याह, चेजी और स्वच्छता में इस्तेमाल किया जाता है। शहरों में भी दिए, गांव में भी दिए हैं। और मैंने जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनमें भी दिया है, और मेडिकल कॉलेजेस में इक्विपमेंट भी दिए हैं ताकि पेशेंट्स की सेवा हो सके और इलाज हो सके। इसी तरह मैंने सोलर के सेट्स भी दिए हैं ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि जो मुझे मिला है
पैसा वो पूरी तरह से मैंने पब्लिक यूटिलिटी के कामों में, जिसमें बेसिकली स्पोर्ट्स, बेसिकली स्वच्छता, बेसिकली हेल्थ, मल्टीपर्पज़ हॉल्स, शहीद स्मारक और गलियां, रोड्स, खेतों में बिजली, गांव में बिजली की लाइट्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में बिजली की सुविधाएं यानी लाइट की सुविधाएं, फिर फॉगिंग मशीन्स खासकर मच्छरों को मारने के लिए, स्पेशली टू कॉम्बैट डेंगू और जितनी भी मॉस्किटो एंड फ्लाई बोर्न डिजीज़ हैं, और स्कूलों में और भी सुविधाएं। और अब मैं ये मंशा रखता हूँ कि ये मोदी जी की द्वारा लिखी हुई बुक को भी मैं स्कूल लाइब्रेरीज़ में सप्लाई करूँगा ऑल ओवर हरियाणा। अच्छा सर, ये बताएं कि जो चाइना की बात की जाए, चाइना लगातार बीच बीच में कहीं बॉर्डरों पे भारत के साथ कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो अब भारत का आगे क्या स्टेप रहेगा और इसके लिए, ताकि इस तरह की पीछे भी हुई थी एक घटना चाइना लगातार होती रहती है के लिए नेहरू जी के टाइम से हमारी पॉलिसी गलत शुरू हुई। एक वक्त ऐसा था कि उनका चाइना के लिए प्यार तिब्बत को जो बफर स्टेट थी वो चीन को दे गया। राजेंद्र प्रसाद जी जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था चाणक्य नीति में दो सशक्त मुल्कों के बीच में एक बफर स्टेट, वीक स्टेट होनी चाहिए। बट नेहरू जी वाज स्मिटन विद चाइनाज लव और सोशलिज्म, तो उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। साथ में कश्मीर, पटेल जी कह रहे थे मैं पूरा छुड़ा लेता हूँ, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर छोड़ दिया। वहाँ से कश्मीर का कुछ हिस्सा 5000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने कश्मीर को दे दिया। इसको पाकिस्तान ने कश्मीर में से चाइना को दे दिया, और चाइना अक्साई चीन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 62 की लड़ाई में हमारा भी दबा गया। तो ऐसे हालात में उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी कंस्ट्रक्शन शुरू की। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट मुल्क है, यानी वो अपना दायरा, अपना एरिया, उसके सारे पड़ोसी उससे तंग हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे इंडिया हो, वो अपना एक्सपेंशन करना चाहता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसकी चाइना से हमारी पॉलिसी, व्यापार तो हम करते रहेंगे, मगर हमारा भी एग्रेसिव डिफेंस रहेगा। वी विल ऑलवेज बी इन ए स्टेट ऑफ वॉरफेयर, आइदर इट इज, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, और उसमें हमारा एग्रेसिव डिफेंस की पॉलिसी बहुत ज़रूरी रहेगी कि हमारी सालमियत, हमारी टेरिटरीज़ पे जो कोई गलत इरादे रखता है, गलत नज़र रखता है, बढ़ने वाले हाथ को तोड़ दिया जाएगा और दुश्मन के इरादों को कुचल दिया जाएगा। सर, एक जो दूरदर्शन यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, लगातार धरने चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं इसको शिफ्ट करना आप, और क्या आगे आपने? हिसार हरियाणा की कल्चरल कैपिटल भी है, क्योंकि असली हरियाणा का कल्चर तो हिसार, रोहतक, भिवानी, जींद, पानीपत, पुराना हिसार जिला। दूसरी बात, मैं खुद हिसार से ताल्लुक़